गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हम पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य साथियों खंड से तो हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं से संबंधित टिप्पणी परक जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं आपकी जो हिंदी साहित्य की गद्य विधा से जो संबंधित क्वेश्चन है उनमें से है संस्मरण की परिभाषा तथा इसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। संस्मरण की परिभाषा पूछी है और उसके तत्वों पर प्रकाश डालिए पूछा गया है। तो देखते हैं बच्चों, ये भी एक आधुनिक विधा है हिंदी साहित्य की, संस्मरण भी, और इसको आत्मचरित्र के रूप में भी इसकी समानता की जाती है, लेकिन फिर भी इन दोनों में काफी अंतर है। वो देखेंगे अपन, आगे बताएंगे आपको। तो आप देखें आगे बच्चों, संस्मरण भी आधुनिक गद्य विधा है और इसको व्यापक रूप में आत्मचरित्र से के बृहत्तर वर्ग में स्वीकार किया जा सकता है, परंतु दोनों में कुछ मौलिक अंतर भी हैं। साथियों, आत्मचरित्र के लेखक का उद्देश्य उसकी जीवन कथा कहना होता है। आत्मचरित्र के लेखक का जो उद्देश्य होता है बच्चों, वो अपनी जीवन कथा कहना होता है। इस जीवन कथा के काल में वह बाहरी इतिहास या समाज को तथा उनकी घटनाओं को वहीं तक ग्रहण करता है जो उनकी जीवन दशा को दिशा दे। ठीक है, तो साथियों, प्रभावित करे, उनकी जीवन दशा को दिशा दे और प्रभावित करे, या जिन्हें प्रभावित करने में वह असमर्थ हुआ हो। साथियों, संस्मरण का दृष्टिकोण इससे भिन्न है। संस्मरण का दृष्टिकोण इससे भिन्न है क्योंकि संस्मरण का लेखक एक दर्शक है, एक साक्षी है, एक प्रत्यक्षदर्शी है। वह केवल अपने ही बारे में बात नहीं करता है, वह किसी अन्य व्यक्ति, उससे संबद्ध किसी रोचक, आकर्षक, प्रेरक घटना को भी पूर्ण आत्मीयता के साथ याद कर सकता है। साथियों, जहां आत्मचरित्र में लेखक का अपना जीवन और उसका भी वस्तुपरक इतिहास वृत्त प्रदान होता है, वहाँ संस्मरण में वह व्यक्ति या वह लेखक अपनी भावना और संवेदना के सूक्ष्म और बहुत गहरे स्तरों पर औरों से संबंधित अपने अनुभव तथा अनुभूति को भी अभिव्यक्ति देता है। साथियों, अब हम बात करते हैं आपसे संस्मरण का महत्व। पहला पॉइंट है आपका संस्मरण का महत्व। बच्चों, साहित्य की गद्य विधा में संस्मरण का क्या महत्व है देखेंगे आप। संस्मरण का कलाकार भावुक होता है, वह अतीत का सहारा लेता है। साथियों, अपनी अतीत की स्मृतियों में से वह कुछ का अपनी स्मरणीयता, कुछ का अपनी स्मरणीयता के आधार पर चयन करता है। वह उन स्मृतियों को अपनी निजी अनुभूतियों, व्यक्तित्व की विशेषताओं और संवेदनाओं से रंजित करता है। साथियों, फिर वह उन्हें व्यंजनामूलक संकेत शैली में रोचक विधि से व्यक्त करता है। बच्चों, संस्मरण लेखक स्वयं प्रायः महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। संस्मरण में निकटतर सब विधाओं से काफी स्थितियों में साम्य होने के कारण कुछ विद्वान इसे अलग से स्वतंत्र विधा मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बच्चों, वे इन्हें संस्मरणात्मक निबंध, संस्मरणात्मक रेखाचित्र, संस्मरणात्मक आत्मकथा, संस्मरणात्मक जीवनी
आदि कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं। देखा आपने, पर नामकरण के ये प्रयास ही संभवतः संस्मरण के महत्व, उपयोगिता, उपादेयता और निजी विशेषता को रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है। बच्चों, यह जानने में कोई संकोच नहीं है कि शैली रूप में संस्मरणात्मक पद्धति को निबंध, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र और कहानी आदि में बहुत सफलता के साथ प्रयुक्त किया जाता है और यह शैली उन विधाओं की प्रभु विष्णुता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। साथियों, पश्चिम में साहित्यकारों के अतिरिक्त सुप्रसिद्ध सैनिकों, राजनेताओं, प्रसिद्ध उद्योगपतियों और जीवन के विविध क्षेत्रों में सफलता, प्रसिद्धि और विशिष्टता प्राप्त करने वाले अनेक लोगों ने अपने संस्मरण लिखे हैं, जिनकी आत्मीयता, भावात्मकता और संवेदना के कारण उनका साहित्य में बहुत महत्व है। बच्चों, भारत में यह विधा निश्चित रूप में पश्चिम की देन मानी जाती है, पाश्चात्य देन। तो ये था संस्मरण का गद्य की विधा में महत्व। अब हम चलेंगे दूसरे पॉइंट पे। बच्चों, दूसरा पॉइंट है संस्मरण की परिभाषा। तो देखेंगे आप संस्मरण की परिभाषा किन किन विद्वानों ने किस किस हिसाब से दी है, किस समीक्षक ने क्या बताया है इसके बारे में। तो कुछ समीक्षकों के नाम हैं, उनसे आपको अवगत करवाएंगे। जैसा कि संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है सम्यक स्मरण। जब हम अतीत की किसी घटना अथवा दृश्य या व्यक्ति के व्यवहार का स्मरण करते हुए अपने अनुभवों को लिखते हैं तो वह संस्मरण कहलाता है। संस्मरण यानी अपनी स्मृति द्वारा याद करके जो भी दृश्य है, व्यक्ति का व्यवहार है, उसको याद करते हुए अपने अनुभव जो व्यक्त करते हैं उसी को हम संस्मरण कहते हैं। साथियों, विभिन्न विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं दी हैं। उन विद्वानों में से कौन कौन से विद्वान हैं देखेंगे आप आगे। विद्वानों के नाम बताएंगे आपको अभी। साथियों, ये हैं आपके संस्मरण की परिभाषा देने वाले कुछ विद्वान, जैसे कि नंबर 1 डॉक्टर सत्येंद्र, नंबर 2 डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा, नंबर 3 भगवत शरण भारद्वाज, नंबर 4 डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। साथियों, ये आपके 4 विद्वान जो हैं, इन्होंने अपने मतानुसार संस्मरण की परिभाषाएं दी हैं। तो देखेंगे आप आगे इन्होंने अपने मत के अनुसार क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, क्या संस्मरण के बारे में कहा है। तो बच्चों, डॉक्टर सत्येंद्र के मतानुसार संस्मरण में केवल कुछ चुने हुए लोगों के जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन होता है और ये घटनाएं वे होती हैं जिनसे लेखक प्रभावित होता है। ये संस्मरण की परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर सत्येंद्र ने। साथियों, अब हम बात करते हैं दूसरे विद्वान की, डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा क्या स्वीकार करते हैं, संस्मरण की परिभाषा किस प्रकार से देते हैं देखेंगे आप। संस्मरण लिखने वाला शब्दों द्वारा जीवन की विविध घटनाओं, व्यक्तियों और दृश्य का ऐसा सजीव चित्र उपस्थित करता है कि पाठक के सन्मुख वह व्यक्ति, वातावरण या प्रसंग साकार हो उठता है। गद्य में लिखे गए इसी चित्र को
संस्मरण कहते हैं। ये किसने कहा है? डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा ने। साथियों, ये डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा की परिभाषा है संस्मरण के लिए। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे, डॉक्टर भगवत शरण भारद्वाज। साथियों, इन्होंने क्या परिभाषा दी है संस्मरण की, देखेंगे। व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर तथ्यात्मक पद्धति का त्याग कर जब किसी व्यक्ति के जीवन की चारित्रिक निजताओं को प्रकट करने वाली रोचक व मार्मिक घटनाओं को शब्दबद्ध किया जाता है तो उसे संस्मरण के नाम से अभिहित करते हैं। ये किसने परिभाषा दी है बच्चों? डॉक्टर भगवत शरण भारद्वाज ने। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, चौथे विद्वान की। साथियों, हमारे चौथे समीक्षक हैं, उन्होंने क्या? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। उन्होंने क्या परिभाषा दी है संस्मरण की, देखेंगे आप। भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट कर रोचक ढंग से यथार्थ में व्यक्त कर देता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। ये किसने परिभाषा दी है बच्चों? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने। तो अब हम बात करेंगे आपसे संस्मरण, तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, संस्मरण के तत्व। अब हम बात करेंगे बच्चों संस्मरण के तत्व। साथियों, समीक्षकों ने संस्मरण के नियामक तत्व और आधार को लक्ष्य करके अपने अपने मत उपस्थित किए हैं। तो उनके अनुसार संस्मरण के प्रमुख तत्व ये हो सकते हैं, कौन कौन से, देखेंगे आप। पहला नंबर है आपका सहानुभूतिपूर्ण हृदय की अनिवार्यता। संस्मरण के तत्व में बताया है पहला नंबर सहानुभूतिपूर्ण हृदय की अनिवार्यता, यानी संस्मरण को लिखते समय हमारा जो हृदय है या लिखने वाले का, लेखक का जो हृदय है वो सहानुभूति से भरा हुआ होना चाहिए। उसकी अनिवार्यता बहुत जरूरी है। तो साथियों, यहाँ बताया गया है डॉक्टर देवी शरण रस्तोगी के अनुसार सहानुभूतिपूर्ण हृदय की अनिवार्यता भी संस्मरण की सफलता की एक शर्त है। यह ही व्यक्ति के स्वभाव में झांकने का अवसर प्रदान करता है। सहानुभूतिपूर्ण हृदय व्यक्ति के स्वभाव की बारीकियों तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। तो आप समझ गए होंगे कि सहानुभूतिपूर्ण हृदय की जो अनिवार्यता क्यों जरूरी होती है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है आपका व्यक्तिगत संपर्क की अनिवार्यता। साथियों, व्यक्तिगत संपर्क में आए बिना उसकी रुचि, अरुचि, आकर्षण, विकर्षण आदि तक नहीं पहुंचा जा सकता। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के व्यक्तिगत संपर्क में नहीं है तो उसकी पसंद नापसंद के बारे में बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ बताया गया है व्यक्तिगत संपर्क से एक अन्य लाभ भी पहुँचता है। रचना का वातावरण आत्मीयतापूर्ण हो जाता है, अतिरिक्त प्रविष्टता आ जाती है। तो साथियों, ये था व्यक्तिगत संपर्क की अनिवार्यता। ये अब तीसरे तत्व की बात करते हैं। तीसरा तत्व है लेखक की स्वनिरीक्षण की क्षमता। साथियों, संस्मरण में लेखक को अपने स्वभाव का भी निस्संग विवेचन करना पड़ता है। अपनी स्वभावगत विचित्रताओं का भी दृष्टा बनना पड़ता है, तभी रचना में गहराई आ जाती है। बच्चों, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। चौथा तत्व क्या है संस्मरण का? साथियों, रचना के आरंभ तथा अंत तक का रोचक होना। तो साथियों, यहाँ लेखक कहना चाह रहा है कि रचना का जब आरंभ करें, लिखना शुरू करें, तब से लेकर के और अंत तक, जहाँ पर उसका एंड करें, वहाँ तक
रोचक होना बहुत जरूरी है। कैसे? रोचकता तो प्रत्येक कृति के लिए अनिवार्य है, लेकिन यदि प्रारंभ रोचक होगा तो पाठक उसे पूरी पढ़ना चाहेगा। बिल्कुल सही है। और अंत की रोचकता उस पर प्रभावी छाप छोड़ने में समर्थ होगी। तो साथियों, यहाँ जो तत्व बताए हैं वो इस प्रकार रहे हैं, चारों तत्व आपके। अब हम बात करेंगे आगे संस्मरण की तात्विक विशेषताएं। संस्मरण की तात्विक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, बात करेंगे तात्विक विशेषताओं को बच्चों। तो आगे देखेंगे आप तात्विक विशेषताओं में संस्मरण की जो विशेषताएं हैं वो कुछ नंबरों में दी गई हैं बच्चों। जैसे कि नंबर 1, संस्मरण का लेखक कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। पहली बात तो यह है कि संस्मरण का जो लेखक होता है वो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। नंबर 2, संस्मरण जिस व्यक्ति की स्मृति को आधार बनाकर लिखा जाता है वह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। ये विशेषताएं हैं संस्मरण की। बच्चों, तीसरा पॉइंट है संस्मरण अतीत के कोहरे में स्थित किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संवेदनात्मक पुनर्निर्माण है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। तो बच्चों, चौथा नंबर है इसका, संस्मरण में तटस्थता, उदासीनता और इतिवृत्तात्मकता नहीं होती। संस्मरण लेखक की स्मृति में वह व्यक्ति, वस्तु तथा घटनाएं ही आती हैं जिनमें उसकी तीव्र अनुभूति होती है तथा वह अनुभूति के स्तर पर उनका वर्णन करता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की। 5वें में बच्चों, संस्मरण के वर्ण्य विषय में लेखक स्पष्टवादिता, रोचकता तथा संक्षिप्तता आदि का समावेश कर उसमें सजीवता का संचार करता है। और 6वां पॉइंट है संस्मरण सुगठित, सुसंबद्ध एवं कलात्मक होता है। ये पॉइंट जो आपको 6 पॉइंट बताए हैं बच्चों, ये सब संस्मरण की तात्विक विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं आगे। बच्चों, संक्षेप में कह सकते हैं कि हिंदी गद्य की विधाओं में संस्मरण का विशेष महत्व है। इसका स्वरूप कहानी और रेखा चित्र से मिलता जुलता है, परंतु तात्विक दृष्टि से यह स्वतंत्र विधा है। इसकी अनेक विशेषताएं उल्लेखनीय हैं, जो कि आपको कुछ विशेषताओं से आपको अवगत करा दिया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि संस्मरण की तात्विक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आगे।